नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है, मैं तुम्हारे बूढ़े माँ बाप की सेवा नहीं कर सकती। तुमको अपने माँ बाप और मुझ में से किसी एक को चुनना होगा। माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है, पर कहाँ याद नहीं आ रहा। वृद्धाश्रम के लोगों के साथ अपना जन्मदिन मनाने आए आलोक जी एक वृद्धा से बोले। जी मैं सुधा हूँ। उस वृद्धा ने सिर नीचा किए जवाब दिया। ओ सुधा, तुम यहाँ इस हाल में कैसे? आलोक जी ने पूछा। सेठ जी आपको बुला रहे हैं वहाँ केक काटने को। तभी आलोक जी का ड्राइवर आकर बोला, ठीक है तुम चलो, मैं आता हूँ। आलोक जी ने कहा तो ड्राइवर चला गया। सुधा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ये बोल आलोक जी भी ड्राइवर के पीछे चल दिए। ये है शहर की नामी हस्तियों में शामिल सेठ आलोकनाथ। 2 बेटे बहू, 1 बेटी दामाद और 6 नाती पोतों का भरा पूरा परिवार है आलोक जी का, जिनकी पत्नी अभी 2 साल पहले ही स्वर्ग सिधार गई। आज वो अपने बेटे बहुओं के साथ ही आए हैं इस आश्रम में, यहाँ रहने वाले अपने हम उम्र लोगों के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान जगाने। आप सोच रहे होंगे, इतनी बड़ी हस्ती का वृद्धाश्रम की रहने वाली सुधा जी से क्या संबंध? इसको जानने के लिए हमें अतीत में जाना होगा, करीब 45 साल पहले। देखो आलोक, मुझसे नहीं सेवा होती तुम्हारे माँ बाबूजी की, तुम कहीं और घर ले लो। 4 महीने पहले ब्याह कर आई सुधा जी अपने पति आलोक जी से बोली। क्या कह रही हो सुधा? माँ बाप है वो मेरे, उनसे अलग कैसे हो जाऊं? मैं इकलौता बेटा हूँ उनका, वो भी कितनी मिन्नतों के बाद पैदा हुआ हूँ मैं। उन्हें बुढ़ापे में अकेला कैसे छोड़ दूं? आलोक जी बोले। इतने माँ बाप के भक्त हो तो मुझसे शादी क्यों की? उनके साथ ही सारी उम्र गुजारते। सुधा जी तुनक कर बोली। सुधा, बात को समझो, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? माँ बाप की सेवा करना तो हमारा धर्म है। आलोक जी प्यार से बोले। मुझे यूं बातों में ना उलझाओ। मेरे माँ बाप ने मेरा ब्याह तुम्हारे माँ बाप की सेवा करने को नहीं किया था। मेरे भी सपने हैं, अरमान है कुछ। सुधा जी गुस्से में बोली। तुम्हारे सब सपने और अरमान मैं पूरा करूँगा ना, बस तुम मेरे माँ बाप का ध्यान रखो। आलोक जी नरमी के साथ बोले। मुझसे ना होगा, ये तुम फैसला कर लो, बीबी चाहिए या बूढ़े माँ बाप? सुधा जी बोली। सुधा, समझने की कोशिश करो तुम, आलोक जी गिड़गिड़ाए। पर सुधा जी टस से मस ना हुई। मैं अपने मायके जा रही हूँ, अगर दूसरे घर का इंतजाम हो जाए तो लिवा लाना मुझे, वरना मेरे माँ बाप ही काफ़ी है मेरे लिए। सुधा ये बोल अपना सामान लगाने लगी। ठीक है सुधा, जा तो रही हो, पर मेरे घर और मेरे दिल के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा को बंद हो जाएंगे, क्योंकि मैं अपने माँ बाप के आगे तुम जैसी 10 सुधा को छोड़ सकता हूँ। आलोक जी गुस्से में बोले। आलोक जी का इतना कहते ही सुधा जी निकल गई ससुराल की चौखट को लांग। मायके जाकर सुधा जी ने झूठी सच्ची कितनी बातें की, जिसका नतीजा दोनों का तलाक रहा। आलोक जी के माँ बाप को बेटे का घर उजड़ने का बहुत दुख हुआ। जिस बेटों को उन्होंने शादी के 15 साल बाद इतनी मन्नतों से पाया था, उसे दुखी देख वो भी दुखी हो गए। इधर आलोक को सुधा से ऐसे व्यवहार की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उनका तो जैसे शादी से विश्वास ही उठ गया। उन्होंने खुद को अपने व्यापार और माँ बाप की सेवा में झोंक दिया, पर उनके माँ बाप बेटे की ये हालत कैसे देख सकते थे? उन्होंने आलोक को दूसरी शादी के लिए मनाना शुरू किया, पर माँ बाबूजी क्या भरोसा, जो दूसरी आए वो मेरे घर को आप दोनों को संभाल ही पाए। अगर वो भी सुधा की तरह निकली तो? ना बाबूजी ना, एक बार मैं झेल गया, अब मुझ में हिम्मत नहीं है। इससे अच्छा मैं ताउम्र यूं ही रहूं। आलोक जी ने तर्क दिया। बेटा, सभी लोग एक से नहीं होते, वैसे भी हमारा क्या भरोसा, हम आज हैं कल ना हो। तुम अपनी जिंदगी का देखो, कब तक हमारे कारण यूं अकेले रहोगे? आलोक जी के पिताजी बोले। नहीं बाबूजी, मैं अकेला कहाँ, आप लोग हैं ना मेरे साथ, मुझे किसी और की जरूरत भी नहीं है। आलोक जी बोले। नहीं बेटा, तुम चाहते हो हम चैन से जी पाए तो शादी कर लो दूसरी, वरना तुम्हारी शादी टूटने का जिम्मेदार हम खुद को समझ जी नहीं पाएंगे। आलोक जी की माता जी बोली। माँ बाबूजी के आगे आलोक की एक ना चली और उन्होंने पास के कस्बे की गरीब लड़की मालती से आलोक जी की शादी कर दी। मालती जी के शुभ कदम ऐसे पड़े कि आलोक जी के व्यापार में मुनाफा ही मुनाफा होने लगा। मालती जी ने सास ससुर की जिम्मेदारियां भी बखूबी निभाई। आलोक जी जहां ऐसी पत्नी पा पिछली कड़वी यादें भूलने लगे थे, वहीं उनके माता पिता तो निहाल थे ऐसी बहू पाकर, जो बिना किसी परेशानी के उनकी सेवा करती थी।
मालती जी सही मायने में आलोक जी की अर्धांगिनी थी। धीरे धीरे आलोक जी 2 बेटे और 1 बेटी के पिता बन गए। साथ साथ उनकी गिनती शहर के प्रतिष्ठित लोगों में होने लगी। वो दिल खोल कर चंदा देते, किसी गरीब की सहायता को तैयार रहते। वक्त अपनी रफ्तार से बढ़ता रहा। जहाँ एक तरफ आलोक जी के बच्चे बड़े हुए, वहीं उनके माता पिता ने दुनिया को अलविदा कह दिया। आलोक जी ने अपने बच्चों की शादी अच्छे घरों में कर दी। उनके बेटे भी उनकी ही परछाई थे, जो अपने माँ बाप का सम्मान करते थे। उनकी बहुएं मालती जी के नक्शे कदम पर चलते हुए घर को स्वर्ग बनाने में लगी थी। अब तो घर में नाती पोते भी खेलने लगे थे कि अचानक वक्त ने करवट बदली और मालती जी आलोक जी को जीवन सफर में अकेला छोड़ गईं। पर उनके बच्चों ने कभी उन्हें अकेला नहीं होने दिया। पिताजी, आप सब घर चले जाइए, हम यहीं से ऑफिस निकल जाते हैं। जन्मदिन मनाने के बाद आलोक जी का बड़ा बेटा बोला, बेटा तुम लोग जाओ, मैं थोड़ी देर यहीं रुकना चाहता हूँ। जब आना होगा ड्राइवर को फ़ोन कर दूंगा, वो ले जाएगा मुझे। आलोक जी बोले, कोई बात है क्या पिताजी, आप कहे तो मैं रुक जाती हूँ यहाँ आपके साथ। आलोक जी की छोटी बहू बोली, नहीं बेटा, बस ऐसे ही थोड़ी देर इन लोगों के साथ बिताना चाहता हूँ, तुम लोग जाओ सब। आलोक जी प्यार से बोले। सबके जाने के बाद आलोक जी ने आश्रम संचालक से सुधा जी से मिलने की अनुमति मांगी, क्योंकि आलोक जी उस आश्रम में दान देते रहते थे तो वहाँ उनकी बहुत इज्जत थी। आश्रम के बाहर बगीचे में उनकी मुलाकात का प्रबंध किया गया। सुधा, आप यहाँ कैसे आई? मैंने तो सुना था आपकी शादी काफ़ी बड़े घर में हो गई है, फिर ये सब? आलोक जी ने प्रश्न किया। आलोक जी, ये मेरे कर्मों का नतीजा है। मैं बहुत खुश थी, आपके घर से आज़ाद हो गई थी, लगता था कैद से निकल गई। जब मेरी शादी मोहन से हुई तब तो मेरे पांव ज़मीन पर नहीं पड़ते थे। रोज़ की पार्टी, घूमना फिरना, पैसों का कोई अभाव नहीं था और ना ही कोई रोक टोक। सास ससुर साथ रहते नहीं थे तो बंधन भी कोई नहीं था। कुछ महीने यूं ही गुजर गए, फिर मुझे एहसास हुआ मैं माँ बनने वाली हूँ। तय समय पर बेटा हुआ, तब मेरे सास ससुर साथ ही रहने आ गए, जिससे मेरी और बच्चे की देखभाल अच्छे से हो। सुधा जी ये बोल चुप हो गई। हाँ फिर? आलोक जी बोले। फिर सास ससुर के साथ वही बंधन मुझे सताने लगा। मैं उनकी अवहेलना करने लगी, क्योंकि मोहन ने उन्हें हमेशा के लिए अपने पास रोक लिया था। धीरे धीरे मैं 2 बच्चों की माँ बन गई। मुझे अब घर में रहना, सास ससुर की सेवा करना नागवार लगने लगा। सास ससुर सब समझते थे, पर अपने पोतों से स्नेह के कारण सब सहते रहे। फिर मैंने बच्चों के मन में दादा दादी के लिए जहर भरना शुरू कर दिया, दूर कर दिया उनसे बच्चों को। सुधा जी इतना बोल पानी पीने को रुकी। ओह! आलोक जी के मुंह से केवल इतना ही निकला। क्या कहते वो भी, जबकि सुधा जी के व्यवहार से अवगत थे वो। मैंने बच्चों को हॉस्टल भेज दिया जिद करके, जिसमें मैं उनकी जिम्मेदारी से भी मुक्त हो जाऊं। बच्चे चले गए हॉस्टल तो मुझे आज़ादी मिल गई, पर वही आज़ादी मेरे ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। सिधा जी बोले। ऐसा क्या हुआ बच्चों के हॉस्टल जाने के बाद? आलोक जी ने सवाल किया। मोहन के माँ पापा अपने पोतों से बिछड़ने का सदमा ना सह सके और 2 साल के अंदर दोनों स्वर्ग सिधार गए। मोहन इसका जिम्मेदार मुझे मानने लगा और उसने खुद को अपने काम में डुबो लिया। देर रात घर आना, कभी कभी तो आना भी नहीं, खूब शराब पीना। सच कहूँ उस वक्त मैंने इस चीज़ को अहमियत दी ही नहीं, क्योंकि मुझे तो आज़ादी मिल गई थी पूरी तरह। मैं भी दोस्तों के साथ पार्टी करती, क्लब जाती और जैसे चाहती थी ज़िंदगी जीती रही। होश तो मुझे तब आया जब एक दिन मोहन बेहोश हो गए। डॉक्टर ने बताया अत्यधिक शराब के कारण उनके गुर्दे बेकार हो गए हैं। सुधा ये बोल सिसक पड़ी। ओह! फिर क्या हुआ? आलोक जी बोले। फिर क्या, उनका इलाज शुरू हुआ। उधर बच्चे बड़े होने लगे, उन्हें मुझसे कोई लगाव ही नहीं रह गया था। घर भी आते तो मोहन को देखने भर बस। धीरे धीरे व्यापार भी खत्म हो गया मोहन का, और फिर एक दिन मोहन चले गए खामोशी के साथ। बच्चे अब तक नौकरी करने लगे थे, दोनों आए, सब काम निपटा जाने लगे। मैंने कहा अब यहीं रहो मेरे पास। सुधा जी ने फिर रुक कर पानी पिया। फिर क्या कहा बच्चों ने? वो रुके तुम्हारे पास? आलोक जी बोले। नहीं, नौकरी छोड़ कैसे रुक सकते हैं, उन दोनों ने जवाब दिया। मैंने कहा तो मुझे ले चलो अपने साथ, यहाँ मैं अकेली कैसे रहूँगी। तब पता है क्या कहा उन्होंने? सुधा जी आलोक जी की तरफ देखती हुई बोली। क्या? आलोक जी ने पूछा। वहाँ आप क्या करोगी बेकार के बंधन में रहकर? यहाँ रहो आज़ादी से,
खर्च हम भेज देंगे। और दोनों चले गए, मुझे अकेला छोड़। सुधा जी रो पड़ी। पर तुम यहाँ कैसे आई? मोहन का घर तो बहुत बड़ा था, अपना था, तुम वहाँ रह सकती थी आराम से, आलोक जी बोले। मोहन ने अपना घर दोनों बेटों के नाम कर दिया था। दोनों ने अपनी पसंद से शादी कर ली, मुझे सिर्फ मेहमान की तरह बुलाया। शादी के कुछ सालों बाद दोनों इसी शहर में आ गए। मुझे लगा मेरे घर की खुशियाँ लौट आई हैं। अब मैं अपने पोते पोतियों के साथ रहूँगी, भरा पूरा घर होगा मेरा भी। सुधा जी दुखी स्वर में बोली। ये तो बहुत अच्छी बात थी कि बेटे लौट आए तुम्हारे, आलोक जी बोले। बच्चे लौट तो आए, पर अजनबियों की तरह, अपनी ज़िंदगी में मस्त रहने वाले। पोते पोतियों को बेटों ने पहले ही हिदायत दे दी, अपने काम से काम रखना है, दादी के पास नहीं जाना है। बहुएं बस खाना पूछती और चली जाती। ऐसा लगता अब तो अकेलापन बढ़ गया हो जैसे। मैं सबके साथ हंसना बोलना चाहती थी, सबके साथ खाना चाहती थी, पर मुझे ये बोल दिया जाता कि आप हमारे साथ असहज रहोगी, बेहतर है अपने कमरे में ही रहो। सुधा जी ये बोल चुप हो गई, जैसे कुछ याद कर रही हूँ। फिर क्या हुआ? वो तुम्हें यहाँ क्यों छोड़ गए? आलोक जी ने सवाल किया। वो नहीं छोड़ गए, मैं खुद आई हूँ, सुधा जी बोली। क्या? पर क्यों? आलोक जी ने आश्चर्य से कहा। वहाँ अकेले रहते हुए मुझे अपने हर वो गुनाह याद आए जो मैंने आपके और आपके माँ बाप के साथ किए, मोहन जी और अपने सास ससुर के साथ किए। यहाँ तक कि मैं तो अपने बच्चों की भी दोषी हूँ। लगता था शायद ये उसी का परिणाम है। सुधा जी आलोक जी की तरफ देखकर बोली। पर मैंने तो तुम्हें तभी माफ़ कर दिया था। मेरी ज़िंदगी में मालती ने हर वो कमी पूरी कर दी थी जो तुम्हारे साथ अधूरी थी। माँ बाबूजी को इतना सम्मान दिया उसने कि वो तुम्हें भूल से गए। फिर हमारे आंगन में 3 फूल खिले जिनकी परवरिश मालती ने इतने अच्छे तरीके से की कि मालती तो चली गई, पर मेरे बच्चों ने कभी मुझे अकेला नहीं होने दिया। बहुओं ने बेटियों से बढ़कर मान दिया मुझे, और उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं मेरे पोते पोती। मालती ने एक अर्धांगिनी का हर फर्ज निभाया, आलोक जी बोले। आलोक जी, ये आपके अच्छे कर्मों का नतीजा है जो आपके सामने है, और मेरे बुरे कर्मों का नतीजा मेरे सामने है। बच्चों का तिरस्कार पाकर उस घर में रहना मुश्किल था। आपने भले माफ़ कर दिया हो, पर मोहन और उसके माँ बाप ने कभी माफ़ नहीं किया होगा मुझे। उनके साथ इतना बुरा किया मैंने, उन्हें अकेला कर दिया, और देखो आज मैं खुद अकेली हूँ। इसलिए मैंने सोचा मैं अपना बाकी का जीवन यहाँ वृद्धाश्रम में बिताऊं। यही मेरे गुनाहों का प्रायश्चित होगा, सुधा जी बोली। बच्चों ने रोका नहीं तुम्हें यहाँ आने से? आलोक जी ने पूछा। क्यों रोकते वो? अपने स्वार्थ के लिए उन्हें हॉस्टल मैंने पहुँचाया था, अपने अपनों से दूर किया था, तो वो मुझे क्यों रोकते आखिर? सही भी है, मैंने जब बबूल के पेड़ बोए तो आम की इच्छा कैसे कर सकती हूँ मैं, सुधा जी बोली। बाबूजी, शाम हो गई, बड़ी भाभी ने बोला है पिताजी को ले आओ, ठंड लग जाएगी वरना उन्हें वहाँ। तभी ड्राइवर आकर बोला। ठीक है तुम चलो, मैं आता हूँ, आलोक जी ड्राइवर से बोले। सुधा, देखो तुम्हें कोई भी मदद की ज़रूरत हो तो निसंकोच कहो, मुझे मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई मैल नहीं है, आलोक जी सुधा जी से बोले। नहीं आलोक जी, मुझे मेरे कर्मों की सजा अकेले ही पानी है, आप जाइए अपने सुखी संसार में, सुधा जी ने उठते हुए कहा। वापिस जाते हुए आलोक जी ने सुधा जी के घर का पता और उनके बेटों के फ़ोन नंबर वृद्धाश्रम के ऑफिस से ले लिए। हेलो, आप मिस्टर सेजल बोल रहे हैं? अगले दिन आलोक जी ने सुधा जी के बड़े बेटे को फ़ोन मिलाया। जी हाँ, आप कौन? वहाँ से आवाज़ आई। मैं सेठ आलोकनाथ, शायद आप मुझे जानते हो, आलोक जी बोले। आपको कौन नहीं जानता सर, कहिए मुझे कैसे याद किया, सेजल बोला। मेरी सेठ आलोकनाथ के साथ साथ एक पहचान और भी है जिसे तुम नहीं जानते। जी मैं समझा नहीं, सेजल बोला। मैं आपकी माताजी सुधा जी का दोस्त हूँ, आलोक जी बोले। ओह अच्छा, उन्होंने कभी बताया नहीं। खैर मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, सेजल बोला। मैं आपसे और आपके परिवार से मिलना चाहता हूँ, आलोक जी बोले। जी सर, आप बताइए कब मैं हाजिर हो जाऊँगा, सेजल ने विनम्रता से कहा। नहीं, मैं आऊँगा तुम्हारे घर इस रविवार को, अगर तुम्हें ऐतराज़ ना हो तो, आलोक जी ने कहा। जी बिल्कुल, इसमें ऐतराज़ कैसा, ये तो हमारी खुदकिस्मती है, सेजल बोला, और दोनों तरफ से फ़ोन रख दिया गया। आलोक जी रविवार को सेजल के घर गए। जी सर, कहिए आप क्यों मिलना चाहते थे? आप माँ को कैसे जानते हैं? उचित आदर सत्कार के बाद सेजल आलोक जी से बोला। देखो बेटा, सुधा जी और मैं एक दूसरे को 45 साल से जानते हैं, हम साथ ही पढ़े हैं।
वो बात अलग है, बीच में हमारी मुलाकात नहीं हुई तो तुम लोग मुझे नहीं जानते। आलोक जी असली बात छुपा गए। ओ सेजल का छोटा भाई अनुज बोला। रही तुम लोगों से मिलने की बात, तो मैं सुधा जी से वृद्धाश्रम में मिला था। आलोक जी ये बोल बारी बारी से सेजल और अनुज को देखने लगे। ओ तो माँ ने आपसे कुछ कहा है? सेजल बोला। नहीं बेटा, उन्होंने तो मुझे यही कहा कि वो खुद की मर्जी से वहाँ रह रही हैं। अपनी ज़िंदगी के बारे में भी बताया मुझे और तुम लोगों के बारे में भी। आलोक जी बोले। देखिए सर, जब आप सब जानते हैं तो ये बताइए हमसे क्या चाहते हैं आप? सेजल सीधे मुद्दे पर आया। बेटा सर नहीं, अंकल बोलो। मैं जानता हूँ आपके पारिवारिक मामलों में बोलने का मुझे कोई हक नहीं, लेकिन सुधा का दोस्त होने के नाते सिर्फ यही कहना चाहता हूँ। माना वो गलत थी, लेकिन क्या तुम सही हो? क्यों कर रहे हो उसके साथ ऐसा? वो तो खुद पश्चाताप की अग्नि में जल रही है। उसे जीवन के अंतिम समय में माफ़ कर दो, हो सकता है उसका प्रायश्चित थोड़ा कम हो जाए। आलोक जी हाथ जोड़ते हुए बोले। अरे अंकल प्लीज़ आप हाथ मत जोड़िए, आप हमारे बड़े हैं। लेकिन अंकल, हमने कभी नहीं चाहा था वो इस घर से जाएं। अनुज बोला। अनुज और सेजल के व्यवहार में नरमी शायद आलोक जी के रुतबे की वजह से भी थी, पर बेटा रोका भी तो नहीं इस घर में उसे। वो गलत थी, पर तुम गलती मत करो। उसने अपने लिए बबूल के पेड़ बोए हैं, तुम मत बो। जिंदगी का वैसे भी कोई भरोसा नहीं है। बस यही कहना चाहता हूँ मैं। उम्मीद है समझ गए होंगे। आलोक जी बोले। जी अंकल, हम कल ही माँ को अपने साथ लेकर आएंगे, उनसे माफ़ी मांग लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। वैसे भी जिनका इतना अच्छा दोस्त हो वो कैसे अकेली हो सकती हैं? सेजल ने हाथ जोड़कर कहा। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने इस बूढ़े का मान रख लिया, वरना यहाँ आते में वह बहुत संकोच कर रहा था। आलोक जी ये बोलकर निकल गए। अगले दिन, माँ चलो अपने घर वापस, हमें आपकी ज़रूरत है। सेजल और अनुज वृद्धा आश्रम में आ माँ से माफ़ी मांगते हुए बोले। नहीं बेटा, मैंने जो सबके साथ किया उसका यही सिला है कि मैं अकेली रहूं। सुधा जी रोते हुए बोली। नहीं माँ, हम गलत थे, हमें माफ़ कर दो आप, और चलो बस मेरी कसम आपको। सेजल बोला। बेटे की कसम माँ कैसे ठुकराती। चल दी अपना सामान लगाने। भैया बहुत देर हो गई, माँ नहीं आई, चलो चल कर देखते हैं। अनुज सेजल से बोला। माँ यहाँ क्यों बैठी हो? चलना नहीं है, देर हो रही है। अनुज ने बेड पर बैठी माँ को हिलाया। ये क्या, माँ तो चली गई अपनी अनंत यात्रा पर, अपना प्रायश्चित पूरा कर। अंकल, हम माँ को घर ले आए हैं, एक बार आप यहाँ आ जाइए। सेजल ने थोड़ी देर बाद आलोक जी को फ़ोन किया। बहुत अच्छी बात है बेटा, मैं अभी आता हूँ। आलोक जी खुशी की अधिकता में सेजल के शब्दों की उदासी भी ना समझ सके। ये सब कैसे, कब? सुधा जी के घर। आलोक जी हैरानी से बोले। अंकल, माँ चली गई हमें छोड़, हमें माफ़ भी नहीं किया शायद उन्होंने। दोनों बेटे फूट फूट कर रो दिए। नहीं बेटा, माँ हमेशा अपने बच्चों को माफ़ कर देती है। उसके प्रति जो तुम्हारा अंतिम फर्ज है वो निभाओ अब तुम दोनों। आलोक जी उन्हें सांत्वना देते हुए बोले। सुधा जी के चरण कमलों में पुष्प अर्पित करते हुए आलोक जी ने सुधा जी के चेहरे की तरफ देखा। चिर निद्रा में सोए हुए भी उनके चेहरे की मधुर मुस्कान बता रही थी कि उन्होंने सुधा जी को उनके बेटों से मिले मानवता के नाते ही सही सुधा जी के मन का बोझ हल्का जरूर कर दिया है। इसलिए वो ही सुकून की नींद सो गई हैं हमेशा के लिए। दोस्तों, ये सच है, हमें हमारे कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। तो कभी भी किसी का दिल न दुखाएं। किसी की खुशी की वजह नहीं बन सकते तो आंसुओं की भी ना बने। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।